फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम जो कि CSH1 है, कब रिलीज हुई थी? 1964 में। तो आपको 3 हाइब्रिड याद रखने हैं। एक तो मेज का हाइब्रिड रखना है जो कि 1961 में रिलीज हुआ था, ऑर्डर के साथ, और ईयर भी याद रखना है। मेज का गंगा 1 1961 में रिलीज हुआ था। दूसरा है सोरगम का, जो कब रिलीज हुआ था? 1964 में, CHS1। तीसरा है बाजरा का HV1 हाइब्रिड बाजरा 1, जो कब रिलीज हुआ था? 1965 में। तो आपको ये मैच में भी आ सकता है और अरेंज द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी आ सकता है। तो आप अच्छे से इसको भी रिवाइज करते रहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का। उसके बाद आती है सोरगम का ओरिजिन प्लेस या नेटिव उसका पूछते हैं तो अफ्रीका। मतलब हम देखते हैं जो भी क्रॉप जनरली हार्श क्लाइमेट में ग्रो होती है, कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है जिनको, वो कहाँ उनका ओरिजिन रहता है? उनका ओरिजिन कहाँ रहता है? अफ्रीका ओरिजिन रहता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट दिया गया है विच वीड स्ट्राइगा। स्ट्राइगा क्या होता है? एक वीड होता है जो कि कैसा पैरासाइट है? रूट पैरासाइट वीड है, जो कि रूट से अपनी रिक्वायरमेंट फिल करता है क्रॉप्स के रूट पर अटैक करके। विच इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सोरगम एंड पर्ली मिलेट प्रोडक्शन। तो जो भी हमारी C4 प्लांट्स हैं उसमें जनरली किसका अटैक रहता है? स्ट्राइका का अटैक रहता है। मेज भी, सोरगम, सुगरकेन, पर्ली मिलेट, ये कैसी क्रॉप्स है? हमारी C4 क्रॉप्स है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सीड रेट, सोरगम के सीड रेट। तो सोरगम के सीड रेट कितनी होती है? कहीं कहीं 8 से 10 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 10 से 12 भी लिखा रहता है। तो जनरली आप 10 से 12 ही याद रखिए कि जनरली 10 से 12 होता है। 10 आपका एवरेज रख लीजिए जिसमें 8 से 10 भी कवर हो जाता है और 10 से 12 भी कवर हो जाता है। अब पूछते हैं सीड रेट फॉर फोडर पर्पस। तो हमको पता है फोडर पर्पस के लिए हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चारा लें, फोडर प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या होती है, हमारे लिए स्पेसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इसलिए इसका हमारा सीड रेट हो जाता है 40 से 50 kg पर। उसके बाद द वेस्ट हाई यील्ड वेराइटी ऑफ रवि ज्वार। रवि ज्वार की सबसे वेस्ट वैरायटी कौन सी है? तो M35 1 है। ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सोरगम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी जो ड्रॉट और सैलिनिटी दोनों टॉलरेंट है? तो वो है CSH9। सोरगम इज कंसिडर्ड एज केमल क्रॉप। सोरगम को क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप भी बोलते हैं। केमल क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत दिन तक ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकती है। बहुत दिन तक यदि इसको पानी ना भी मिले तो ये अपने आप को अच्छी पोजीशन पे रख सकती है, अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है पानी की कमी से। इसलिए इसको ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप बोला गया है, रेजिस्टेंस क्रॉप बोला गया है। इसके रेसेस होते हैं। रेसेस क्या होते हैं जनरली? देखिए, सब स्पीसीज जो अलग अलग इकोटाइप या रेसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? सब स्पीसीज जो कि अलग अलग लोकल क्लाइमेट में अडॉप्ट हो जाते हैं, इनको हम रेसेस बोलते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कितने हैं इसके? 5 रेसेस हैं। जनरली आप रेसेस को याद रखिए। जनरली आपको 2-4 कॉम्बिनेशन दे देता है एग्जामिनर, बोलता है इसमें से कौन सा सोरगम का रेसेस नहीं है, आपको वाई कलर दे देगा, आपको जीनिया दे देगा, कार्डेटम काफिर दे देगा, या काफिर ड्यूरा दे देगा, और कुछ एक ऐसा रेसेस दे देगा जो कि सोरगम का नहीं है। तो आपको उसी पे आंसर टिक करना है। तो आप इसके 5 सोरगम याद रखिए: बाई कलर, जीनिया, कार्डेटम, काफिर एंड ड्यूरा। यदि क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे सोरगम के, तो सोरगम के क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n = 20। सोरगम में भी क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट मेल स्टेराइल वेराइटी कौन सी होती है? कंबाइंड काफिर 60। सोरगम क्रॉप फॉर फोडर पर्पस शुड बी यूज्ड आफ्टर 15% फ्लावरिंग। ऐसा माना जाता है कि सोरगम की क्रॉप होती है उसको हमको 50% फ्लावरिंग हो जाती है, उसी को बाद उसको फ्लावरिंग, उसी के बाद हमको उसे फोडर के लिए यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि जब नी हाइट स्टेज पे रहती है तब 40 से 35, 40 या 35 से 45 डेज वाली स्टेज पे, नी हाइट स्टेज पर, तो उसमें देखा जाता है क्या होता है? केमिकल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। उसी को ध्यूरिन भी बोलते हैं या उसी को प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता है? किस टाइम पे? नी हाइट स्टेज पे ये केमिकल अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो कि हार्मफुल रहता है। इसलिए नी हाइट स्टेज पर कभी भी फोडर नहीं खिलाना चाहिए एनिमल्स को सोरगम में। ठीक है,
एक और पॉइंट दिया गया है, अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल इज ग्रास्ड ऑफ सोरगम लीव्स विद 0.5 ग्राम ऑफ एचसीएन मे बी डाइंग। ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई 1 केजी का है और यदि वो 0.5 ग्राम 1 केजी के हिसाब से खा लेता है, यदि 0.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से कंजप्शन हो जाता है एचसीएन का, तो एनिमल की डेथ भी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LD50 ऑफ सोरगम। कितनी होती है, 0.5 ग्राम पर केजी, या बोल सकते हैं 0.5 ग्राम को यदि हम पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 500 पीपीएम होता है। जनरली आपको पूछ लिया जाए 0.4 मतलब कितना पीपीएम, तो आप 400 पीपीएम बोलेंगे। आप कैसा ध्यान रखेंगे इसको, तो जितना ग्राम होता है उतने ही हजार आप पीपीएम होता है। यदि 1 ग्राम होता है तो 1000 पीपीएम बोलेंगे। यदि 0.1 ग्राम होता है तो आप कितना बोलेंगे, 100 पीपीएम। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। सोरगम इज कॉल्ड द कैमल ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गुड यील्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। तो इसको डेजर्ट ऑफ केमल बोलते हैं, क्योंकि केमल की तरह ही होता है ये क्रॉप भी, जो कि कम मॉइस्चर में भी अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करके दे सकती है हमको। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोरगम इज पेनिकल नोन एज हेड। तो इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। द सोरगम ग्रेन्स पुअर इन लाइसिन कंटेंट बट रिच इन ल्यूसाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बार्ले का देखा था, व्हीट का देखा था, व्हीट का में इंपॉर्टेंट था, ग्लूटिन था। यदि हमने बार्ले का देखा था, एल्ब्यूमिनॉइड में था। और यदि हम इसकी देखेंगे काय का, सोरगम का, तो ये काय में रिच है, ल्यूसाइन कंटेंट में रिच है। तो आपको प्रोटीन याद रखना है, कौन सी क्रॉप में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम शुगर केन की बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं सोरगम से, शुगर केन से। सोरगम भी काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जनरली आपका एक एचसीएन वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछेगा एचसीएन कौन सी क्रॉप में पाया जाता है, तो आपको सोरगम लगानी है। सीड रेट जनरली पूछ लेता है, सीड रेट कितनी होती है, तो आपको 10 के आसपास याद रखनी है, 10 से 12, कभी कभी 8 से 10 भी हो सकती है एग्जाम में। डेजर्ट क्रॉप बोलते हैं, ये हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस टॉलरेंट क्रॉप होती है। अब हम बात करेंगे शुगर केन की। शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या है, सेक्करम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सेक्करम ऑफिसिनेरम इज नोन एज नोवल केन। यदि पूछा जाए नोवल केन किसको बोलते हैं, सेक्करम ऑफिसिनेरम को नोवल केन कहते हैं। इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ग्रेट रिसर्च की थी, हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। साइंटिस्ट थे टीएस वेंकटरम इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था, और इन्होंने नोवल केन को डेवलप किया था। इसीलिए इनको शुगर केन, इसीलिए यहाँ इसको शुगर केन विजार्ड भी कहा जाता है। द वर्ड सेक्करम, जो सेक्करम वर्ड है, संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, सरकरा से, जिसका मतलब शुगर होता है। शुगर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यदि हमसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो हमको सबसे पता है, एक तो कपड़े वाली होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी होती है शुगर इंडस्ट्री। इन इंडिया 2006 की बता रहा है इसमें, देर आर अबाउट 582 शुगर फैक्ट्रीज मैक्सिमम इन महाराष्ट्र। तो अभी तो ये काफी चेंज हो गई है। अभी यदि हम देखेंगे तो शुगर इंडस्ट्री 720 के आसपास हो चुकी है, 752 के आसपास। और यदि मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम महाराष्ट्र स्टेट में शुगर इंडस्ट्रीज मैक्सिमम है। The maximum sugar factories 317 are in cooperative sector followed by private sector. ठीक है, ये पॉइंट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और अभी कितनी है, फिलहाल 752 के आसपास है। उसके बाद करेंगे हम एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एरिया में इंडिया के पास फर्स्ट एरिया है। उसके बाद प्रोडक्शन में देखेंगे तो ब्राजील है, और प्रोडक्टिविटी में पेरू है। इंडिया में बात करेंगे हम, इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी के पास एरिया और प्रोडक्शन दोनों है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो तमिलनाडु आता है। एग्जामिनर क्वेश्चन आता है, तमिल शुगर केन की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी में है, आपको याद रखना है इस डाटा को। बोटनी देख लेते हैं, इसकी फैमिली को ग्रेमिनी बोलते हैं, पोएसी बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2n = 80। सर ये सब सर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एक ही है क्या, क्या अलग अलग है? नहीं, प्रोडक्टिविटी अलग है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक हेक्टेयर से हमको कितनी यील्ड मिल रही है, वो होती है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओके सर, ओके। और जब हमारा पूरा टोटल प्रोडक्शन होता है, जितने भी हमने एरिया में लगाया है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, यस। ठीक है।
हम बोटनी की बात करेंगे, जो फैमिली होती है उसको फैमिली है, क्या है शुगर केन की फैमिली? ग्रेमिनिया पोएसी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर देखें 2n=80 है, जो कि ओलो ओक्टाप्लाइड है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो इसका इन्फ्लोरेसेंस भी काफी कॉमन पूछा जाता है कि इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। जनरली शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को एरो कहते हैं। कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है। क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट डे C4 प्लांट तो है, पर कौन सा है C4 में? C4 में इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। आपको 4 ऑप्शंस में आ सकते हैं, C3 इंटरमीडिएट, C4 इंटरमीडिएट, C4 लॉन्ग डे, C4 शॉर्ट डे। तो आपको C4 इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट पर टिक करना है। सुगर कैन इज अ ट्रॉपिकल प्लांट एंड गिव्स मोर यील्ड इन साउथर्न पार्ट। मतलब एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब इट प्रीफर्स ट्रॉपिकल कंडीशंस। तो इसकी यील्ड भी क्या होती है? ट्रॉपिकल कंडीशंस में, या जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां पर इसकी यील्ड ज्यादा रहती है। ओरिजिन पूछता है, जनरली हमको ओरिजिन पता है, इसका न्यूजीनिया इसका ओरिजिन है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। इसकी 3 स्पीसीज कल्टिवेटेड है, 2 वाइल्ड है। पहली होती है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको नोबल केन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द ट्रॉपिकल केन, इसको ट्रॉपिकल केन भी कहा जाता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है? थिक होता है एंड जूसी होता है, और उसमें फाइबर का कंटेंट लो होता है, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n=80 होता है। सेकेरम बारबेरी की बात करेंगे तो हम इसको नॉर्थ इंडियन केन बोलते हैं, इंडियन केन बोलते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है? लो सुक्रोज होता है, मतलब ये मिठास में कम रहता है, एंड हाई फाइबर कंटेंट, सो फाइबर कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है। विथ शॉर्ट एंड थिन स्टॉक, जिसका पतला और छोटा क्या होता है? स्टॉक मतलब स्टेम रहता है। इसकी इसका क्रोमोसोम कितना होता है? 2n=82 to 124। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सेकेरम साइनेंसिस, जिसको चाइनीज कैन बोलते हैं, जो कि मीडियम सुक्रोज होता है एंड हाई फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन इसका स्टॉक कैसा होता है? लॉन्ग एंड थिन होता है, लंबा होता है पर पतला स्टॉक होता है इसका। उसका क्रोमोसोम नंबर 2n=118 है। तो आप जनरली एग्जामिनर में पूछता है कि नॉर्थ इंडियन केन या इंडियन केन किसको बोलते हैं, तो सेकेरम बारबेरी को बोलते हैं। नोबल केन किसको बोलते हैं? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम को बोलते हैं। दो इसकी वाइल्ड स्पीसीज है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम एंड सेकेरम रोबस्टा। अब इसकी सीड एंड सोइंग पे बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या क्या यूज करते हैं सीड्स के लिए? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? सेट्स का यूज करते हैं। पहली बात तो सोइंग के लिए हम इसमें सेट्स का यूज करते हैं, जो कि गठाने रहती है ना, हम शुगर केन में देखते हैं बीच बीच में नोट्स रहती है, जो गठाने रहती है, वो वाला पोर्शन हम उसको यूज करते हैं, जिसको हम सेट्स बोलते हैं। टॉप 1/3 और 1/2 portions of can being comparatively immature having high glucose content good for germination। तो हम इसमें देखते हैं कि जो ऊपर का 1/3 पोर्शन है, मेनली यदि पूछा जाए कौन से पोर्शंस को हम प्रीफर करते हैं सोइंग के लिए, तो ऊपर के 1/3 पोर्शंस को हम जनरली प्रीफर करते हैं सोइंग पर्पस के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है और सुक्रोज कंटेंट नीचे वाले पोर्शंस में ज्यादा होता है, इसलिए हम नीचे वाले पोर्शंस को यूज नहीं करते हैं जर्मिनेशन के लिए। अब अब बात आती है कितने बड़े सेट्स यूज करते हैं। तो इसमें हम यदि देखेंगे 2 वर्डेड सेट्स होते हैं, 3 वर्डेड सेट होते हैं, जिसमें 3 आंख रहती हैं। तो उसमें कितने 35,000 से 40,000 सेट यूज करेंगे, जो कि कहाँ से मिलता है हमको? 75 से 80 क्विंटल्स ऑफ कैन से प्राप्त होता है। तो आपको इसको बस इतना याद रखना है कि 3 वर्डेड सेट्स कितने यूज होता है? 35,000 से 40,000 3 वर्डेड सेट्स यूज होता है। यदि 2 की बात करेंगे तो आपको इसका जस्ट डबल कर देना है, 70,000 से 80,000 सेट्स। सेट शुड बी ट्रीटेड विद 0.5% सॉल्यूशंस ऑफ एगलार और एरिटोन। जो सेट्स रहते हैं, हम सेट्स बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इसको 0.5% सॉल्यूशन या 500 ppm सॉल्यूशंस एगलार या एरिटोन का बनाते हैं, उसमें डिप कर देते हैं। उसके बाद निकाल को इनको सोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। टाइम ऑफ प्लांटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है शुगर केन में, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है ऑटम प्लांटिंग कब करते हैं? तो हम ऑटम प्लांटिंग नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर नवंबर में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। लेकिन अर्धसाली प्लांटिंग की बात करेंगे, अर्धसाली प्लांटिंग कब करते हैं? यहीं से क्वेश्चन आता है, अर्धसाली एंड एकसाली से। तो अर्धसाली प्लांटिंग हम कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं, जो कि 15 से 18 महीने तक चलती है क्रॉप हमारी। अर्धसाली प्लांटिंग कब करते हैं? जून जुलाई में करती है, एंड 1 एंड
15 मंथ, अप्रॉक्स 12 टू 15 मंथ चलती है ये क्रॉप्स हमारी। और ये कहाँ ग्रो करते हैं हम? महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में। एक साल शुगर केन की बात करेंगे या स्प्रिंग प्लांटिंग की बात करेंगे, प्लांटेड इन जनवरी फेब्रुअरी एंड टेक्स अबाउट 1 ईयर टाइम फॉर हार्वेस्टिंग। और जो कि एक ईयर का ही टाइम लेती है, जिसको हम एक ईयर बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अर्धसाली में क्या होता है, 15 से 18 महीने का टाइम लेती है अर्धसाली, मतलब इसमें 6 मंथ ज्यादा लगता है, एक साल से 6 मंथ ज्यादा लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं अर्धसाली शुगर केन। तो आपको अर्धसाली और एक साली का टाइम अच्छे से याद रखना है कि हम अर्धसाली को हम जून जुलाई में करते हैं और एक साली को कब करते हैं, जनवरी फरवरी में करते हैं। प्लांटिंग की मेथड पूछते हैं, फ्लैट फ्लैट प्लांटिंग मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो जनरली नदर्न प्लेन में फ्लैट प्लांटिंग यूज करते हैं, जिसमें क्या है, सेलो डेप्थ पे ही हम 8 से 10 सेंटीमीटर डीप पे सेट्स को बिछा देते हैं, जनरली नॉर्मली फ्लैट बेड्स पे ही, जिनकी डिस्टेंस कितनी होती है, 75 से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है दो रो के बीच में। और ये कहाँ फॉलो होती है, नदर इंडिया में फॉलो होती है। तो आपसे पूछा जाए नदर इंडिया में कौन सी मेथड्स फॉलो होती है शुगर केन प्लांटिंग की, तो आपको याद रखना है फ्लैट ब्लेड प्लांटिंग मेथड यूज होती है। उसके बाद आती है फरो मेथड। फरो मेथड जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हेवी सॉइल रहती है वहां पर हम फरो मेथड बनाते हैं, इसमें फरो बनाते हैं। और कितने डीप बनाते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर डीप फरोज बनाते हैं। कहाँ पर, यदि फरो मेथड हम नॉर्थ इंडिया में यूज करना चाहेंगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर डीप फरो होना चाहिए, लेकिन यदि साउथ इंडिया में यूज करेंगे तो उसमें कितने सेंटीमीटर डीप फरो होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर यूज होना चाहिए। तो जनरली ये नॉर्थ इंडिया में यूज नहीं करते हैं। थर्ड, ट्रेंच मेथड आती है। ट्रेंच मेथड क्या रहता है, इसमें पिट बनाते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि जो कि लॉजिंग की प्रॉब्लम आती है कोस्टल एरिया में, वहां पर इसको यूज करते हैं ताकि लॉजिंग की प्रॉब्लम ना आए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करेंगे, हमको पता है शुगर केन एक हैवी फीडर्स क्रॉप है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, तो सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट लेती है, ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और अदर न्यूट्रिएंट ज्यादा ही लेती है, इसलिए हम इसको हेवी फीडर क्रॉप बोलते हैं। बट हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपनिंग स्टेज, यदि राइपनिंग स्टेज पे आ जाती है, शुगर केन आ जाता है, यदि उस टाइम हम यदि नाइट्रोजन देते हैं तो उसमें सुक्रोज की क्वालिटी डिक्रीज होती है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मेन पर्पस ये होती है कि सुक्रोज की क्वालिटी ज्यादा हो, हमको ज्यादा से ज्यादा शुगर रिकवरी मिले शुगर केन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज सुक्रोज कंटेंट इन मैच्योरिंग कैन्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमको नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कितना करना चाहिए, 120 से 150 एक साली में। यदि अर्धसाली की बात करेंगे तो हमको 50 से 100 के से ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन देना पड़ेगा। हम इसको 200 तक नाइट्रोजन देते हैं अर्धसाली में। और फॉस्फोरस भी थोड़ा सा बढ़ा दे देंगे, 100 केजी के आसपास कर देंगे, एंड पोटास भी 80 केजी के आसपास कर देंगे। द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल इज अमोनियम सल्फेट। यदि हम देखेंगे सबसे बेस्ट सोर्स क्या है नाइट्रोजन का, यदि कोई भी नॉर्मल सॉइल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो हम कौन सा सोर्स देंगे, अमोनियम सल्फेट से देंगे। In saline soil is urea and in acidic soil can is used. Saline soil में हम क्या करेंगे, यूरिया, जब भी यूरिया की हाइड्रोलिसिस होती है तो नॉर्मल एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए हम सलाइन सॉइल में यूरिया का यूज करेंगे। लेकिन एसिडिक सॉइल में हम किसका यूज करेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का, जो कि एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। इरिगेशन स्टेज, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चंस आता है, कौन कौन से फेज है इरिगेशन की। सबसे है पहली जर्मिनेशन स्टेज, जो कि 0 से 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग पे आती है। फॉर्मेटिव स्टेज 60 से 130 दिन तक चलती है। ग्रांड ग्रोथ स्टेज 130 से 250 डेज पर आती है। और मेच्योरिटी कब आती है, 250 से 365 डीएपी डेज आफ्टर प्लांटिंग पर आती है। उसके बाद आती है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन। हम जनरली देखते हैं शुगर केन में फरो मेथड का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, और सबसे ज्यादा कॉमन मेथड से इंडिया में। अंडर हाई टेम्परेचर सुक्रोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस बिकम्स प्रायर। यदि आपसे पूछा जाए, यदि हाई टेम्परेचर रहता है, शुगर ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो सुक्रोज किस में टिक्की कन्वर्ट बना हो, लेना, हेलो, मेरे लिए बना ले। हाई टेम्परेचर पे सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारी क्वालिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है, सुक्रोज की क्वालिटी को मेंटेन रखना। उसके बाद क्या आता है, रटूनिंग। रटूनिंग एक प्रैक्टिस होती है इन शुगर, रटूनिंग ऑफ शुगर केन। इट इज इकोनॉमिकल टू टेक इट इज इकोनॉमिकल टू टेक ओनली वन रेटून क्रॉप
In ratoon crop 20% more nitrogen required as compared to plant crop. Ratooning क्या होती है? जनरली हम हमारी क्रॉप ले लेते हैं, क्रॉप मान लो हमारी 1 साल की क्रॉप थी, हमने 1 साल बाद क्रॉप को कट कर लिया बेस हाइट से, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से क्रॉप को ग्रोन होने देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके 20 से 25% एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देते हैं और उसको ग्रो होने देने लगते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटोनिंग प्रोसेस बोलते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगरकेन बाय यूज ऑफ, हम इसको यदि आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाना चाहते हैं शुगरकेन की, तो हम किस का यूज कर सकते हैं? पोलेरिस का कर सकते हैं, ग्लाइफोसिन का यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का यूज करके हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करवा सकते हैं शुगरकेन में। ब्लाइंड होइंग, एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन शुगरकेन होइंग आफ्टर प्लांटिंग एंड बिफोर क्रॉप इमर्जेंस फॉर द पर्पस ऑफ वीड कंट्रोल। ठीक है, उसके ब्लाइंड होइंग क्या होती है? जनरली हम ब्लाइंड होइंग कब करते हैं? जर्मिनेशन के बाद पर हमें प्रैक्टिस करते हैं शुगरकेन में ब्लाइंड होइंग, जिसमें क्या रहता है, जर्मिनेशन से पहले जर्मिने सोइंग के बाद, बट जर्मिनेशन के पहले हम क्या करते हैं? ब्लाइंड होइंग करते हैं, जिससे कारण क्या हो जाती है, जो हार्ड पेन होती है वो भी टूट जाती है। उसके अलावा जो वीड्स की प्रॉब्लम आती है इनिशियल स्टेज में, क्रॉप को वीड से कॉम्पीट करना पड़ता है, उसकी भी समस्या कम हो जाती है। इसलिए हम ब्लाइंड होइंग प्रैक्टिस करते हैं। जनरली आपसे पूछ लिया जाए ब्लाइंड होइंग कौन सी क्रॉप में करते हैं, तो आपको शुगरकेन आंसर लगाना है। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो कैन मैच्योरिटी कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग। तो हमको हार्वेस्टिंग करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि अब कैन मैच्योर्ड हो चुका है, अब इसको हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? तो एक ब्रिक्स इंडेक्स वैल्यू होती है, ब्रिक्स रेशो होता है, उसमें क्या रहता है, रिफ्रैक्टोमीटर रहता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी सहायता से हम ब्रिक्स वैल्यू नापते हैं। यदि 16 से 18 के बीच में आ जाती है, जो कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड कंटेंट बताती है, तो यदि 16 से 18 वैल्यू हो जाती है तो हम उसको समझते हैं कि ये आइडियल वैल्यू है हार्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है, फॉर ब्रिक्स रीडिंग जूस शुड बी टेकन फ्रॉम मिडिल पोर्शंस ऑफ द स्टॉक। यदि हम ब्रिक्स वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या है, कहाँ से लेना चाहिए रीडिंग? मिडिल पोर्शन से लेना चाहिए स्टॉक के। फेलिंग टेस्ट, ये भी टेस्ट होता है शुगर केन की मैच्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर मैच्योरेशन ऑफ कैन फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशंस रीडिंग शुड बी लेस देन 0.5% ग्लूकोज। मतलब मैच्योरेशन ऑफ कैन के टाइम पे जो फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशंस लेते हैं, तो उसमें ग्लूकोज की रीडिंग कितनी आना चाहिए? लेस देन 0.5% आना चाहिए। क्रॉप लॉगिंग क्या है? एक साइंटिस्ट थे HF क्लीमेंट्स, क्वेश्चन आता है क्रॉप लॉगिंग किसने दिया था? लॉगिंग, LOGGING लॉगिंग किसने दिया था? तो HF क्लीमेंट्स ने दिया थे हवाई में। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्रॉप लॉगिंग। इन्होंने क्या बताया था? न्यूट्रिएंट का स्टेटस प्लांट्स में बताया था, शुगरकेन प्लांट्स में बताया था हवाई में। न्यूट्रिएंट डायग्नोसिस ऑफ, it is the foliar diagnosis comparing the nutrient status of comparable leaves for high and low yield crops plant generally used in sugarcane। तो क्या है कि न्यूट्रिएंट का स्टेटस शो करता है। इन्होंने बताया था कि हम फोलियर डायग्नोसिस करेंगे, लीव्स से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे केमिकल्स का, और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता है। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट स्टेटस को एनालिसिस करने के लिए क्रॉप लॉगिंग का कंसेप्ट बताया गया था HF क्लीमेंट्स के द्वारा। क्रॉप लॉजिंग क्या होती है? जनरली क्या होती है, तेज आंधी तूफान आता है, हवा चलती है तो क्रॉप गिर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप लॉजिंग बोलते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं हम? एक तो ट्रेंच मेथड अपनाते हैं कोस्टल एरिया में, दूसरा अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं जिससे जड़ को मजबूती मिलती है। रेपिंग मतलब हम बांध देते हैं, और प्रॉपिंग मतलब भी बांधना है। रेपिंग एंड प्रॉपिंग एक्टिविटी अपनाते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम केन्स को आपस में बांध देते हैं। क्रॉप लॉजिंग हो गया। बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, अब हम कुछ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन देखने वाले हैं। सबसे पहले वेगासिस होता है। वेगासिस क्या होता है? जो भी हम शुगर निकाल लेते हैं, जूस एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद
जो फाइब्रस रेसिड्यू बचता है कैन स्टॉक का, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, विकासे बोलते हैं, जो कि काय में यूज होता है, फ्यूल एंड पेपर मेकिंग में यूज होता है। तो आपसे पूछेंगे विकासे किसका बाय प्रोडक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि विकासे काय का बाय प्रोडक्ट है, तो ये शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। एंड ये कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्यूल एंड पेपर बनाने में यूज होता है। उसके बाद मोलिसेस, मोलिसेस मोलिसेस किसका बाय प्रोडक्ट है, ये भी शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है और ये अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। उसका आता है प्रेसमड। प्रेसमड क्या, प्रेसमड ये काय के लिए यूज होता है, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेसमड का यूज करते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का। इन ब्राजील शुगर केन इज आल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ब्राजील में एनर्जी सोर्स के लिए यूज होती है। गैसोहॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 80% पेट्रोल। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए गैसोहॉल क्या होता है, तो उसमें 80% पेट्रोल का कंपोजिशन होता है, 20% अल्कोहल कंपोजिशन होता है, जो कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज होती है। तो गैसोहॉल कॉमन क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है, तो 80% पेट्रोल प्लस 20% अल्कोहल यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं। जैसे यदि हम हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज सुक्रोज कंटेंट, यदि हम हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन बढ़ाते हैं तो क्या ये सुक्रोज कंटेंट में डिक्रीज करता है, क्योंकि सेक्युलेंसी बढ़ाता है। यदि हम नाइट्रोजन देंगे तो सेक्युलेंसी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होगा। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज फॉर्मेटिव स्टेज, जो कि हमारे टिलरिंग स्टेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, 60 से 135 दिन वाली स्टेज को फॉर्मेटिव स्टेज बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो आपको बताना है फॉर्मेटिव स्टेज है, जो कि 60 टू 135 डेज पर आती है। मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लैट बेड प्लांटिंग मेथड यूज होती है। ब्रिक्स वैल्यू हमने देख चुके हैं। सॉइल विच आर अनसुटेबल फॉर शुगर केन आर सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल में शुगर केन, सेलाइन सॉइल शुगर प्रोडक्शन के लिए अनसुटेबल सॉइल्स मानी जाती है। नोबल केन भी देख चुके हैं, अडसाली शुगर केन को भी देख लिया। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन तमिलनाडु भी हम देख चुके हैं। अर्थिंग इन शुगर केन शुड बी डन इन जून जुलाई। अर्थिंग अप क्या है, अर्थिंग अप क्या होती है, मिट्टी चढ़ाना होती है। जब हम प्लांट्स पे मिट्टी चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप बोलते हैं। इसको जनरली हम कब करते हैं, पहली अर्थिंग 90 टू 90 डेज के आसपास करते हैं। टाइम शुड बी डन इन मंथ ऑफ अगस्त। और टाइम यदि हम जो कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं शुगर केन के और उनको क्या करते हैं, हम बांध देते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। स्पेसिंग रो टू रो 90 सेंटीमीटर, रो टू रो स्पेसिंग कितनी होती है शुगर केन में, 90 सेंटीमीटर होती है। नेम ऑफ वाइल्ड केन, यदि वाइल्ड केन हम देखें तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम देखा था, और सेकेरम रोस्टम भी देखा था। बर्निंग ऑफ कैन्स इज डन बाय improve sucrose and juice quality. Burning of can is done for, ठीक है। इंडियन कैन इंडिजिनियस टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया सेकेरम बारबेरी। तो सेकेरम बारबेरी क्या हमारे इंडिजिनियस कैन है, जो नॉर्थ नॉर्थ कैन भी हम इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे चिकपी के बारे में। चिकपी अलग अलग नाम इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिया था। चिकपी के सबसे पहले तो चिकपी बोलते हैं, चिकपी को बंगाल ग्राम बोलते हैं या नॉर्मल ग्राम बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है साइसर एजिटिनम, जो कि किस किस चीज का रिच सोर्स है, कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन। इन तीनों चीज का यह रिच सोर्स है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्यूरिफायर के रूप में कौन सी क्रॉप काम करती है, तो वो क्या है, चिकपी काम करती है। एंड जर्मिनेटेड सीड्स आर रिकमेंडेड टू क्योर स्कर्वी डिसीज, जो कि स्कर्वी डिसीज होती है उसको क्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जर्मिनेटेड सीड्स का यूज करते हैं। विटामिन सी की कमी से हो जाती है, क्योंकि इसमें जर्मिनेटेड सीड में विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए इसको स्कर्वी डिसीज के क्योर करने में यूज करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड, शेयरिंग 65% एरिया एंड 70% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। यदि हम देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पल्सेस में कौन सी होती है, चिकपी ही होती है, जो कि कितना 65% ऑफ एरिया एंड 70% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का शेयर करती है। Major pulse crops in India and share largest acreage in productions among the pulses crop in the country followed by pigeon pea। तो सबसे ज्यादा इंडिया में किसका एरिया प्रोडक्शन से,
पल्स में चिकपी का है, उसके बाद पिजन पी का, अरहर का है। मोस्ट ऑफ द लेग्यूम्स फुलफिल देयर 75% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट थ्रू रूट नोड्यूल्स। तो जो रूट्स नोड्यूल्स रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो जनरली हम देखते हैं लेग्यूम्स क्रॉप्स में यदि हम नाइट्रोजन भी यूज करते हैं तो एज ए स्टार्टर डोज करते हैं, वो भी 20-25 केजी के 10-20 केजी 15-20 केजी के आसपास, इससे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप्स जो कि अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ही पूर्ति कर लेती है। ओरिजिन प्लेस देखेंगे तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? पर्सिया, अफगानिस्तान वाले एरिया के आसपास। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा एरिया प्रोडक्शन कहाँ पे है? एमपी में है। क्लासिफिकेशन देखेंगे देसी और ब्राउन ग्राम, देसी ग्राम या ब्राउन ग्राम, जिसको साइसर एरिटिनम बोलते हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n=16 होता है। कहीं कहीं जगह ये 16 भी लिख दिया जाता है, लेकिन जनरली हमारी जो ब्रीडिंग डिपार्टमेंट की मैडम थी उन्होंने हमको 14 ही बताया है। इट इज मोस्टली वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। देसी ग्राम होती है जिसको हल्का सा ब्राउनिश कलर का रहता है, जिसको ज्यादातर एरिटिनम बोलते हैं, वो क्या होता है? ज्यादा कल्टिवेटेड होता है इंडिया में। इट हैज गुड ब्रांचिंग हैबिट, जो कि ब्रांचिंग हैबिट इसकी अच्छी होती है। येलो टू डार्क ब्राउन सीड, इसका सीड कैसा होता है? येलो टू डार्क ब्राउन होता है, स्मॉल सीड होता है। एंड कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब इस सब जगह पाया जाता है। टेस्ट वेट कितना होता है? छोटा रहता है सीड, इसलिए इसका टेस्ट वेट भी कम होता है, 140 से 200 ग्राम। यदि 1000 दानों का वजन देखेंगे तो 140 से 200 ग्राम होता है। यदि हम काबुली ग्राम की बात करेंगे तो काबुली ग्राम कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम साइसर काबुली काबुलियम बोलते हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n=60 है। इसका सीड कैसा होता है? बड़ा होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसका प्लांट क्या होता है? जनरली ज्यादा बड़ा होता है साइसर एरिटिनम के प्लांट से। और इसका टेस्ट वेट भी बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 340 से 375 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट वेट में साइसर देसी चने का ज्यादा टेस्ट वेट होता है या काबुली चने का? तो आपको ध्यान रखना है काबुली चने का सीड भी बड़ा होता है, इसलिए काबुली चने का टेस्ट वेट भी ज्यादा होता है। बोटनी की बात करेंगे तो उसकी फैमिली क्या है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली पेपिलियनेसी। तो शॉर्ट टेस्ट हम देखते हैं जो कि उसके लीव्स में या पोर्ट्स में खारापन रहता है, वो काय की वजह से, काय के कारण होता है? मेलिक एसिड होता है, जो कि 90 to 96% प्रेजेंट रहता है। ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ 4 से 10 मात्रा में रहता है। एंड अबाउट 4 to 10 kg ऑफ दिस एसिड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 हेक्टेयर क्रॉप। और जो यदि देखें तो यदि हम इनको निकालें 1 हेक्टेयर क्रॉप से, लीव्स से या पोड्स से, तो कितना मिल सकता है हमको? 4 से 10 kg तक ये मिल सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सो टेस्ट लीव्स किसके कारण होती है ग्राम की? तो आपको पता होना चाहिए मेलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड के कारण होती है। टेप रूट, मतलब इसका रूट ज्यादा गहराई तक जाता है। इसको सीड वेट कैसा चाहिए? क्लॉडी सीड वेट, मतलब फाइन सीड वेट नहीं चाहिए, एक ढेलेदार सीड वेट होना चाहिए, जिस खेत में ढेले ढेले हो उस प्रकार का सीड वेट। ग्राउंड प्रीफर ग्राउंडेड नहीं, चना प्रीफर करता है, इसलिए प्रीफर करता है क्योंकि उसको एरिएशन ज्यादा चाहिए रहती है, और क्लोडी सीड वेट में क्या रहती है? एरिएशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, इसलिए क्लोडी सीड वेट प्रीफर करता है। C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। यदि हम देखते हैं जब भी पाला पड़ता है तो ग्राम क्या हो जाता है? बहुत ससेप्टेबल हो जाता है। तो ग्राम इज सबसे ज्यादा ससेप्टेबल देखे तो ग्राम ससेप्टेबल होता है। और लेंटिल लेंटिल भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है फ्रॉस्ट के लिए फ्लावरिंग स्टेज पे, क्योंकि पाला पड़ता है तो उसके सारे फूल गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए फ्रॉस्ट से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल क्रॉप है लेंटिल एंड चिकपी। वेराइटीज की बात करेंगे, अवरोधी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी पूछी जाती है कि अवरोधी वैरायटी किसके लिए फेमस है? तो जो विल्ट विल्ट नाम की बीमारी लगती है चने में, उसके लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। उसके बाद आती है पूसा 256 या बीजी 256, मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट फॉर रेनफेड कंडीशन। तो जनरली इंपॉर्टेंट आपको अवरोधी पूछी जाएगी कि अवरोधी किसके लिए है, तो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। बाकी यहाँ पर अदर अदर वेराइटीज है, जैसे सी C235 जो कि ड्राईलैंड कंडीशन या एक्सको काइटाब्लाइट के लिए सुटेबल है। गौरव जो भी इसको क्लाइटाब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। RS10, RS11, I CCC जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। अर्पना ग्रेन्स रिमेन्स इन ग्रीन कलर, टाइप 2 सुटेबल फॉर राजस्थान। पूसा 209 सीड्स आर मीडियम टेस्ट वेट। अदर वेराइटीज चाफा, RSG2, गंगा 16, JG14, एक इंपॉर्टेंट वेराइटी JG14 जो कि हिट टॉलरेंट वेराइटी है। JG14 आप याद रखिए, हिट टॉलरेंट वेराइटी जो कि JNKVB से रिलीज की गई है।
काबुली चने की वैरायटी देखेंगे तो C104, K4, L114 अदर वेराइटीज ये काबुली चने की है। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, तो इसका रफ सीड बेड होना चाहिए, क्योंकि रफ सीड बेड रहेगा तो एडिशंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सोइंग सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, इसकी सोइंग का टाइम कब है? सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर ऑप्टिमम माना जाता है। सीड रेट इसकी गेहूं के बराबर होती है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग देखेंगे 30x10 होती है। डिलेड प्लांटिंग इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ पॉड बोरर, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा हार्मफुल इंसेक्ट है। कैटरपिलर चने के लिए बहुत ज्यादा इसका अटैक होता है ग्राम में। तो यदि हम डिले प्लांटिंग करते हैं, यदि हम 15 नवंबर के बाद सोइंग करते हैं, तो इसका इंसिडेंट बहुत ज्यादा होता है हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा का, और एक विल्ट का भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट होता है। यदि हम जल्दी सोइंग कर दें 15 अक्टूबर से पहले, या सेलो सोइंग कर दें विल्ट की, तो क्या हो जाता चने की, तो उसके कारण विल्ट लग जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल डिसीज है चने में। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन नहीं देना है। प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। तो प्री फ्लॉव, यदि आपसे पूछा जाए कि चने में फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन देना है तो नहीं देना है, क्योंकि चने में यदि हम फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन देते हैं तो सारे फूल गिर जाते हैं, इसलिए हमको फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करना है। प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। निपिंग इन ग्राम, ग्राम में निपिंग क्या होती है? जब भी हम क्या करते हैं, टॉप ब्रांचेस को, ऊपर के टॉप पोर्शंस को हम कट कर देते हैं, निप से मतलब अपने नाखून के सहायता से निकाल देते हैं, उसको हम निपिंग बोलते हैं। ये 50 से 60 दिन पर करते हैं। इट कैन बी डन बाय फ्लॉक ऑफ सीप, इसको हम फ्लॉक ऑफ सीप के द्वारा भी कर सकते हैं। और इसको क्यों करते हैं? ताकि हम ब्रांचेस को प्रमोट करें, हाइट को प्रमोट ना करें, ब्रांचेस को प्रमोट करें। केमिकल, यदि ये पूछा जाता है निपिंग में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो टीवा ट्राइआइडोबेंजोइक एसिडिक एसिड एट द रेट 75 ppm, दैट इज ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड, इसको हम 75 ppm की मात्रा से यूज करते हैं। यील्ड देखेंगे तो 20 से 25 ग्राम क्विंटल पर हेक्टेयर इन इरिगेटेड फील्ड में यील्ड हमको मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, रूट सिस्टम कितना होता है, तो इसका रूट सिस्टम डीप जाता है, इसलिए टेप रूट सिस्टम है। सो टेस्ट मेलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड के कारण। बेस्ट वेराइटी फॉर ड्राईलैंड C235, सोइंग टाइम फॉर ग्राम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। ग्राम फ्रूट इज नोन एज पॉड, ग्राम के फ्रूट को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है ग्राम में? तो 21% प्रोटीन होता है। डीप सोइंग ऑफ ग्राम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विल्ट, तो विल्ट के लिए हमको जल्दी सोइंग नहीं करना है और डीप सोइंग करना है। जल्दी सोइंग और सेलो सोइंग नहीं करना है विल्ट डिजीज के लिए। आपको पूछ सकते हैं कि विल्ट के लिए, विल्ट को रिमूव करने के लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए हमारे पास? तो विल्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तो डीप सोइंग करना चाहिए, और हमको अर्ली सोइंग नहीं करना चाहिए, टाइमली सोइंग करना चाहिए ग्राम की। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, तो प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज, हेर्बिसाइड एप्लीकेशन इन ग्राम, वासालिन @ 1 kg बिफोर सोइंग। अब हम बात करेंगे पिजन पी की, जिसको केजनस केजान बोलते हैं। इसको, इसके दो अलग नाम है, केजनस केजान, और आप ग्राम में कंफ्यूज नहीं हुई है, बंगाल ग्राम, ग्राम या चिकपी चने को बोलते हैं। लेकिन यदि रेड ग्राम अरहर तुअर की बात करेंगे तो उसको पिजन पी बोलते हैं। मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट, यदि पल्सेस में सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट देखेंगे तो कौन सी है? पिजन पी है। इसकी ओरिजिन अफ्रीका। क्लासिफिकेशन देखेंगे, केजनस केजान, वैरायटी वाई कलर, जो कि किसी पेरेनियल होती है, टॉल होती है और ब्रांच भी होती है। उसके बाद लेट मेच्योर्ड, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेट मेच्योरिटी होती है। कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि केजनस केजान वैरायटी वाई कलर कहाँ ग्रो की जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में यूज की जाती है। और केजनस केजान वैरायटी फ्लेवर्स कहाँ यूज जाती है, तो मेनली ग्रोन इन साउथ इंडिया में की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लेवर्स वाली कहाँ ग्रो होती है, तो फ्लेवर्स वाली मेनली साउथ इंडिया में होती है, केजनस वाली नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है। तो फ्लेवर्स वाली कैसी होती है? एनुअल होती है। केजनस केजान वैरायटी वाई कलर कैसी होती है? बाइनियल होती है। वो लेट मेच्योर होती है, फ्लेवर्स अर्ली मेच्योरिटी होती है। उसके बाद एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा है। उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी जैसा है कि एरिया इंडिया में, वैसे ही प्रोडक्शन भी इंडिया में ही है। इंडिया की बात करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा एरिया महाराष्ट्र में है, उसके बाद प्रोडक्शन यूपी में है और प्रोडक्टिविटी बिहार में है। इन इंडिया 90% एरिया एंड 85% प्रोडक्शन ऑन ग्लोबल बेसिस। बोटनी की बात करेंगे तो कैसी है? डीप रूटेड क्रॉप है, अफ्रीका में हार्श क्लाइमेट में ग्रो होती है, डीप रूटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड गर्ल्स लिखा है, ये बिल्कुल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। हाइपोजी जर्मिनेशन होता है,
अब समझिए एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। जब कोटिलिडन सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाए तो हम उसको एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। जब कोटिलिडन सॉइल सरफेस के नीचे ही रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। आपको पूछा जा सकता है कोई सी भी क्रॉप देके कि वो एपीजियल है कि हाइपोजियल, तो आपको एक चीज याद रखना है, तो चीज याद रखनी है कि सारी की सारी खरीफ पल्सेस एपीजियल होती है एक्सेप्ट पिजन बी को छोड़ के, और सारी की सारी रबी पल्सेस हाइपोजियल होती है एक्सेप्ट फ्रेंच बीन राजमा को छोड़ के। तो आपको ये दो चीज अच्छे से याद रखना है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसकी वैरायटीज बात करेंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी कौन सी है, उपास 120। इट टेक्स अबाउट काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है उपास 120, एग्जाम में पूछी जाती है। यूपीएस 120, इट टेक्स अबाउट 120 to 125 डेज फॉर मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के लिए 120 से 125 डेज का समय लेती है। प्रभात वैरायटी होती है जो कि एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी वैरायटी एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है पीजनपी की, तो आपको लगाना है प्रभात लगाना है, जो 110 से 120 का दिन का समय लेती है। एक आईसीपीएच होती है फर्स्ट हाइब्रिड का अरहर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हाइब्रिड बता रहा हूं मैं आपको, गंगावन, H1, CSH1, ICPH1 और APHR1 राइस का। APHR1 राइस का, ICPH8 पीजनपी का, HP1 बार्ले का, HT1 बाजरा का, गंगावन 1961 मेज का, CSH1 सोरगम का। तो ये 5 हाइब्रिड अच्छे से याद रखिए। तो ये हाइब्रिड ICPH8 कहाँ से डेवलप हुआ था, इक्रिसेट से डेवलप हुआ था 1991 में। उसके बाद PPH ICPL15, तो ये कौन सी वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, लेकिन इसमें आपको ICPH8 UPS एंड प्रभात तीनों याद रखनी है, जिसमें से भी प्रभात तो एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है। अब हम बात करेंगे मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी की, जो कि 150 से 180 दिन का डेज लगती है। इसमें है मुक्ता, जो कि विल्ड, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्ता मुक्ता कैसी वैरायटी है, तो मुक्ता विल्ड रेजिस्टेंस वैरायटी है। शारदा, बसंत, पारस, तो आप मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी बस इतना याद रखिए, 150 से 180 डी का ड्यूरेशन रखती है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मुक्ता मुक्ता कैसी वैरायटी है, विल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो कि 180 से ज्यादा दिन का समय लेती है, उनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी बोलते हैं। सीड एंड सोइंग, जनरली सीड रेट पूछा जाता है, तो इसका सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। स्पेसिंग होती है 60 इंटू 15 सेंटीमीटर। प्लांट पॉपुलेशन 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर। अभी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्लांट पॉपुलेशन निकालना भी सीखेंगे। प्लांट पॉपुलेशन फॉर विंटर, तो विंटर में कितने होना चाहिए, 3.33 lakhs पर प्लांट होना चाहिए। सोइंग टाइम फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। हार्वेस्टिंग इंडेक्स 91, लोएस्ट इन अमंग पल्सेस। यदि हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखेंगे तो सबसे कम किसका होता है, इसी का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ देखेंगे, बॉटनिकल नेम ऑफ अरहर केजेनस केजान, ओरिजिन साउथ अफ्रीका। सोइंग ऑफ अरहर 15 जून। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन अरहर यूपी। प्रोटीन कंटेंट 25% होता है। इसकी प्रोडक्टिविटी बिहार में सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ अरहर इज स्टेरिलिटी मोजेक वायरस। स्टेरिलिटी मोजेक वायरस कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है अरहर की, जो कि एरिफिड माइट्स नाम के वेक्टर से फैलती है। आप याद रखिए स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, जो कि एरियोफिड माइट नाम के वेक्टर से फैलती है। स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर तुअर पॉड फ्लाई। तुअर पॉड फ्लाई मेलेनोग्रोमाइजा ऑब्टुसा, इसका क्या है, स्पेसिफिक पेस्ट है। अब हम कॉटन के बारे में देखेंगे। कॉटन का साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पीसीज है, इसमें अलग अलग स्पीसीज आती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले वाइल्ड गोल्ड। आपसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, वाइल्ड गोल्ड किसको बोलते हैं, तो वाइल्ड गोल्ड कॉटन को बोलते हैं। इसको एप्रेजियल फाइबर बोलते हैं, किंग ऑफ एप्रेजियल फाइबर। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एप्रेजियल फाइबर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अप्रेजियल का मतलब क्या होता है, हम एक जजमेंट करते हैं किस चीज का, कि इसकी वैल्यू और क्वालिटी का। हम किसी चीज का जजमेंट करते हैं किसके बारे में, वैल्यू और क्वालिटी के बारे में किसी चीज का जजमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको किंग ऑफ अप्रेजियल फाइबर कहते हैं।
वीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट वॉल्वॉर्म पेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉटन। तो जो वीटी कॉटन है बेसिलस thuringiensis कॉनेट, जो कि काय के लिए लाए थे हम उसको, वॉल्वॉर्म के लिए लाए थे। In India, VT cotton is grown in about 8.4 million hectare, 86% of total cotton area। फिलहाल ये तो भी 90% हो गया है। तो VT cotton हमारे इंडिया में कितने 86% एरिया में ग्रो हुआ जाता है। ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग ओरिजिन माना जाता है। तो इसका आप देख लीजिए, इसका एरिया इंडिया है, प्रोडक्शन में चाइना है। इंडिया में बात करेंगे तो एरिया में गुजरात और प्रोडक्शंस में भी गुजरात हो चुका है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। बोटनी की बात करेंगे तो उसकी फैमिली होती है मालवेसी, कॉटन की फैमिली है मालवेसी। उसके बाद कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल, इसमें टेपरूट सिस्टम पाया जाता है। इसमें 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस पाई जाती है, एक मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचेस। तो जो सिम्पोडियल ब्रांचेस होती है वो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती है, और जो मोनोपोडियल ब्रांचेस होती है वो वेजिटेटिव ब्रांचेस होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिम्पोडियल ब्रांचेस कैसी होती है, तो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती है, मोनोपोडियल ब्रांचेस कैसी होती है, तो वेजिटेटिव ब्रांचेस होती है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आउट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन ओनली 4 आर कल्टिवेटेड, जिसके 4 स्पीसीज कल्टिवेटेड है। पहला है गोसिपियम अर्बोरियम एंड गोसिपियम हर्बेशियम। तो जो हम अर्बोरियम और हर्बेशियंस क्या है, इंडियन कॉटन है। इनको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, जिनका क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n=26 डिप्लॉयड होती है। लेकिन 2 स्पीसीज गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस, जिनका क्रोमोसोम नंबर 2n=52 है, जो कि टेट्राप्लॉइड है, और जनरली क्या बोलते हैं इसको, न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस को। दिस 2 स्पीसीज आर नोन एज इजिप्शियन और सी आइलैंड कॉटन। इनको क्या बोलते हैं, इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर, और इंडिया ही, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्री में चारों स्पीसीज ग्रोन की जाती है, तो इंडिया में ही सिर्फ चारों स्पीसीज ग्रोन की जाती है। अर्बोरियम, हर्बेशियम, हिरसुटम एंड बार्बाडेंस, से चारों स्पीसीज सिर्फ इंडिया में ही ग्रो की जाती है। इसमें कुछ है कि हाइब्रिड, यदि हाइब्रिड कॉटन 40% एरिया में ग्रो होता है, हिरसुटम 36% एरिया में ग्रो होता है, अर्बोरियम 16% में होता है, हर्बेशियम 8% में होता है, गोसिपियम बार्बाडेंस 0.2% एरिया में ग्रो होता है। लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो अर्बोरियम 4% में होता है, हर्बेशियम 5% एरिया में होता है, हिरसुटम 90% में होता है, और गोसिपियम बार्बाडेंस सिर्फ 1% एरिया में ग्रो होता है। इसकी वेराइटी है, कुछ वेराइटी आपको याद रखनी है इसकी। अर्बोरियम की लोहित विरनार, हर्बेशियम की दिग्विजय संजय, गोसिपियम हिरसुटम गंगा सागर, अगेती बीकानेरी लर्मा, महालक्ष्मी, बार्बाडेंस की सुविन एंड सुजाता। तो आपको बस इसमें सुजाता वैरायटी याद रखनी है। सुजाता इज द फर्स्ट स्पिनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया। तो जो स्पिनिंग वैरायटी है, हाई स्पिनिंग वैरायटी, वो कौन सी है, सुजाता है, जो कि इजिप्ट से, जो कि इजिप्शियन कॉटन की वैरायटी है। और आपको इसमें 2 वैरायटी याद रखना है। H4 वैरायटी, जो कि सीटी पटेल के द्वारा 1970 में गुजरात में डेवलप की गई थी, जो कि फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड था वर्ल्ड में कॉटन के क्षेत्र में। तो आपको H4 याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है H4, जो कि 1970 में डेवलप किया गया था। किसके क्रॉस से, G67 इंटू अमेरिकन नेक्ट्रीनेस से रिलीज किया गया था। उसके बाद वरलक्ष्मी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कॉटन में याद रखनी है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था, जिसमें अलग अलग 2 अलग अलग स्पीसीज थी। इसमें कौन सी पहली स्पीसीज थी, गोसिपियम स्पीसीज सेम थी, लेकिन 2 अलग अलग रेसेस थे। इसमें पहला रेसेस था गोसिपियम हिरसुटम एंड दूसरा था गोसिपियम बार्बाडेंस था। रिलीज्ड फ्रॉम यूएस धारवाड़, जो कि कर्नाटका में रिलीज की गई थी। तो वरलक्ष्मी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सा था, उसको क्या बोलते हैं हम, वरलक्ष्मी बोलते हैं, जो कि गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस से रिलीज हुआ था। तो गोसिपियम हिरसुटम में कौन सा था, लक्ष्मी वेराइटी थी, एंड गोसिपियम बार्बाडेंस में SB 280E वेराइटी थी, और ये यूएस धारवाड़ में रिलीज किया गया था 1972 में। उसके बाद ठीक है, आप 2-3 वैरायटी याद रखिए सिर्फ, H4, वरलक्ष्मी एंड सुजाता। सीड रेट की बात करेंगे तो कॉटन की सीड रेट कितनी होती, 10 से 18 केजी, अमेरिकन कॉटन की 18 से 25 केजी, हाइब्रिड कॉटन की 2 से 3 केजी,
8 10 इंटू 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग। आप हाइब्रिड कॉटन की याद रखिए कि 2 से 3 केजी होती है, एंड देसी कॉटन की याद रखिए 10 से 18 केजी, मतलब 15 केजी के अप्रॉक्स। यदि आप बीटी कॉटन की याद रखते हैं तो आपको हाइब्रिड और बीटी कॉटन की दोनों याद रखनी है। बीटी कॉटन की होती है 1 से 1.5 केजी के हेक्टेयर के हिसाब से इसकी क्या होती है, सीड रेट होती है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसी की याद रखनी है, हाइब्रिड की और बीटी की। तो बीटी कितनी होती है, 1 से 1.5 केजी होती है, और हाइब्रिड की होती है 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर होती है। उसके बाद आती है सोइंग टाइम। सोइंग टाइम नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, मई के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब शुरू के 15 दिन, तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई में हम इसकी सोइंग कर देते हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो ये जून तक चलती है, लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो जून जुलाई तक ही चलती है। वो तमिलनाडु वाले में सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग होती है। एक होती है अल्ट्रा नैरो स्पेसिंग। अल्ट्रा नैरो स्पेसिंग क्या होती है, जिसमें स्पेसिंग क्या रहती है, 19 इंटू, क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ट्रा नैरो स्पेसिंग, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ था, तो ये यूएसए से कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेस इक्वल रहती है 19 इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सीधा याद रखना है अल्ट्रा नैरो रो स्पेसिंग में 19 इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेसिंग रहती है, और जिसमें कितने प्लांट एकोमोडेट हो जाते हैं, तो 2,77,000 प्लांट एकोमोडेट हो जाते हैं पर हेक्टेयर में। उसके बाद हम स्क्वेयर इन कॉटन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वेयर एंड फ्रूट इज वॉल और कैप्सूल। तो जो अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड, जो फ्लावर बड का अपीयरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेयरिंग इन कॉटन बोलते हैं। तो स्क्वेयरिंग कब होती है, ठीक है, आगे देखते हैं हम। टॉपिंग, टॉपिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट once from each plant at a height of 1 to 1.2 meter as 80 to 90 days to protect further terminal growth and to encourage sympodial branching and good wall development while diverting the energy flow। तो हम क्या करते हैं, टॉपिंग कर देते हैं ऊपर से एक से एक 1.2 मीटर की हाइट से 80-90 डेज पर टॉपिंग कर देते हैं, ऊपर का टॉप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं सिम्पोडियल ब्रांच को ग्रो करने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉपिंग बोलते हैं, जिसके कारण क्या है, एनर्जी का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉटन में प्रैक्टिस होती है, सबसे पहले कौन सी होती है, स्क्वेयरिंग होती है। इस स्क्वेयरिंग के बाद क्या आती है, फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग के बाद क्या आती है, वॉल फॉर्मेशन होता है। तो आपको 3 प्रोसेस याद रखनी है कि सबसे पहले स्क्वेयरिंग होती है, उसके बाद फ्लावरिंग होती है। तो जब स्क्वेयर डेवलप हो जाता है, उसके कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है, और उसके बाद ही कौन सी स्टेज आती है, बॉल फॉर्मेशन स्टेज आती है कुछ दिनों बाद। टॉपिंग देख लिया था, जिनिंग परसेंटेज। जिनिंग परसेंटेज क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज जिनिंग परसेंटेज। इन जनरल इट इज रेंज फ्रॉम 30 to 35%। तो हमने दो चीज देखी है, एक कॉटन हम देखते हैं, कॉटन सीड देखते हैं, और दूसरा देखते हैं सीड कॉटन। आपको दोनों चीज अच्छे से समझनी है। सीड कॉटन क्या होता है, सीड कॉटन में क्या रहता है, दोनों चीज रहती है, सीड भी रहता है, कॉटन भी रहता है, मतलब सीड और कॉटन दोनों रहती है। लेकिन कॉटन सीड में क्या रहता है, ओनली सिर्फ सीड ही सीड रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉटन सीड बोलते हैं। तो जिनिंग परसेंटेज क्या होती है, जनरली हम फाइबर को सीड से रिमूव कर देते हैं, उसी को हम जिनिंग परसेंटेज बोलते हैं, जो जनरली कितना होता है, 30 से 35% होता है। वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट देखते हैं। इंपोर्टेंट वीड फ्लोरा, इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट वीड आते हैं, ट्रायंथिमा, एकाइनोक्लोआ, डाइसेरिया एंड एक्सेट्रा। तो हम इसके लिए क्या है, प्री इमरजेंसी पोस्ट इमरजेंसी स्प्रे करते हैं डायूरोन का। जनरली हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि मोस्टली यूज हेर्बिसाइड, मोस्टली यूज्ड कौन से हेर्बिसाइड है कॉटन में, तो हम डायूरोन का मोस्टली यूज हेर्बिसाइड है कॉटन में। कॉटन इज हाईली सेंसिटिव, हमने 2,4-D का देखा था कि 2,4-D बहुत कॉटन बहुत सेंसिटिव होता है 2,4-D के लिए, इन ग्लाइसोफिट के लिए, क्योंकि ये इंजरी कॉज कर देते हैं कॉटन में। 2,4-D रेजिस्टेंस कॉटन, 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन हम डेवलप किया था एक जिन TFD का इंट्रोड्यूस करके, तो उसको क्या बोलते हैं, 2,4-D रेजिस्टेंस कॉटन बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कुछ, टायरेक, वेट वॉल ओपनिंग, जिसको वेट वॉल वोगनी या टायरेक बोलते हैं, या प्री मेच्योर डिफेक्टिंग ओपनिंग ऑफ वॉल्स ड्यू टू अर्ली स्विंग वाटर स्ट्रेस,
तो जनरली आपसे पूछता है टायरेक्ट किसकी वजह से होता है, तो तीराकाई की वजह से होता है, अर्ली सोइंग की वजह से हो जाता है, या वाटर स्ट्रेस की कमी से क्या हो जाता है, टायरेक्ट हो जाता है, या बेल वॉर्ड ओपनिंग या प्री मेच्योर ओपनिंग हो जाती है वॉल्स की। रेड लीफ अमेरिकन कॉटन मोर ससेप्टिबल, मतलब रेड लीफ ये बहुत अमेरिकन कॉटन ज्यादा ससेप्टिबल होता है इसके लिए। इसमें क्या होता है, लीव्स टर्न रेड एंड रोल डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ रोल हो जाएगी और उनका कलर किस कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा ग्रीन से। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, तो जनरली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल लीफ एंड क्रिकल लीफ। तो लिटिल लीफ क्या होता है, लिटिल लीफ में क्या हो जाता है, लीफ छोटी रह जाती है, जो काय की वजह से होती है, जिंक की डिफिशियंसी वजह से होती है। एंड क्रिकल लीफ होती है, वो काय की कमी के कारण हो जाती है, वो किसी की टॉक्सिसिटी के कारण होती है। तो आपको ये चीज याद रखना है, क्रिकल लीफ कॉटन में किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हो जाती है, तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से क्रिकल लीफ हो जाती है कॉटन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फिटनेस आर जेनेटिक ट्रेट। तो जो फाइबर लेंथ है, फाइबर फिटनेस रहती है, वो क्या है, जेनेटिक ट्रेट है कॉटन में। ओरिजिन ऑफ कॉटन इसका इंडिया माना जाता है। लेंथ परसेंट इन कॉटन 33% होता है। उसके बाद फाइबर मेच्योरिटी हम कैसे मेजर करते हैं, एरेलोमीटर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, फाइबर मेच्योरिटी करते हैं। फाइबर की थिकनेस यदि मेजर करना हो तो हम नेपीनेस से करेंगे। स्पिनिंग परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय नंबर ऑफ काउंट, जो नंबर ऑफ काउंट रहते हैं कॉटन में थ्रेड्स में, उसको हम स्पिनिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं। वन वेल, यदि वन वेल ऑफ कॉटन है तो 170 केजी बोलते हैं उसको। 168 प्लस माइनस 2 तो वो 170 केजी। ऑयल कंटेंट पूछा जाता है कॉटन में, तो ऑयल कंटेंट कितना होता है, 14.5 से 25.6% ऑयल कंटेंट होता है कॉटन सीड में। इसमें टॉक्सिक पिगमेंट पाया जाता है या फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोसिपॉल। तो क्वेश्चन आएगा गोसिपॉल किसका टॉक्सिक कंपाउंड या फिनोलिक कंपाउंड है, तो हमको बताना है ये कॉटन का है। कॉटन फाइबर इज एन इलोंगेशंस आउटग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कोट। तो कॉटन फाइबर क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कॉटन फाइबर क्या है, ये आउटग्रोथ है एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कोट। जो सीड कोट की एपिडर्मल सेल है ना, उसकी आउटग्रोथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटन फाइबर बोलते हैं। अब जूट की बात करेंगे, तो जूट क्या है, जूट का साइंटिफिक नेम कोरकोरस स्पीसीज, और इसकी फैमिली टिलियेसी नहीं है, इसकी फैमिली है मालवेसी। तो आपको जनरली क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि जूट की फैमिली कौन सी है, तो मालवेसी आपको याद रखनी है, इसकी फैमिली टिलियेसी नहीं है, जो कि चेंज हो चुकी है मालवेसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है फाइबर क्रॉप। इंडिया रैंक फर्स्ट इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। यदि एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे इंडिया में इसका नंबर 1 है, और इसका इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होता है, तो वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज्यादा इसका ग्रो होता है। तो उसके बाद कॉर्कोरस ओलिटोरियस नूनेस मीठा पेट, तो इसमें दो होता है, कॉर्कोरस ओलिटोरियस और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो आपको पूछा जा सकता है कि मीठा पेट या टोसा किसको बोलते हैं, कॉर्कोरस ओलिटोरियस को बोलते हैं। लेकिन कॉर्कोरस कैप्सुलरिस को क्या बोलते हैं, व्हाइट जूट बोलते हैं, टीटा पेट बोलते हैं। तो टीटा पेट किसको बोलते हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस को, और मीठा पेट बोलते हैं कॉर्कोरस ओलिटोरियस को। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स कॉर्केरिन कवर 70% एरिया ऑफ। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस यूज होता है, क्योंकि इसमें एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट था कॉर्केरिन, कवर 70% एरिया ऑफ टोटल जूट कल्टीवेशन। टोटल जूट कल्टीवेशन में जितना भी होता है उसमें कॉर्कोरस कैप्सुलरिस 70% प्रोडक्ट्स टोटल एरिया है। वेट ऑफ वन वेल ऑफ जूट, यदि वन वेल ऑफ जूट की बात करेंगे तो 180 केजी होती है, यदि कॉटन की बात करेंगे तो 170 केजी होती है। तो आपको याद रखना है, वेट ऑफ वन वेल ऑफ कॉटन 170 एंड वेट ऑफ वन वेल ऑफ जूट 180 केजी। सीड रेट कितनी होती है जूट की, तो 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। इसकी हार्वेस्टिंग टाइम 90 डेज, optimum time of harvesting is about 90 days, but this stage the grain yield low। लेकिन इस स्टेज पे क्या होती है, फाइबर यील्ड तो हमको अच्छी मिल जाती है, लेकिन ग्रेन यील्ड कम मिलती है इस स्टेज पे। So to obtain quality fiber and good yield, jute is harvested at small pod stage, that is 135 से 140 days। तो हमको यील्ड अच्छी प्राप्त करने के लिए या अच्छा फाइबर प्राप्त करने के लिए कब करना चाहिए, 135 से 140 डेज वाले स्टेज पे करना चाहिए। रिवोनिंग क्या होती है, प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन। यदि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, रिवोनिंग किसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो रिवोनिंग आपको लगाना है कि रिवोनिंग प्रैक्टिस
जूट में की जाती है। दिस प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन इन चाइना एंड ताइवान बट नॉट पॉपुलर इन इंडिया। तो ये प्रैक्टिस चाइना ताइवान में पॉपुलर है लेकिन इंडिया में पॉपुलर नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड आउट ऑफ रॉ वर्क फ्रॉम द ग्रीन प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ peeled out of raw bark from the green plant immediately after harvest and bundles of the ribbons thus obtained are rated। मतलब इसमें क्या हम बंडल्स बना देते हैं और रॉ बार्क की क्या करते हैं, पीलिंग कर देते हैं, पीलिंग करके हम बंडल बना देते हैं रेटिंग के लिए। उसके बाद अब दूसरी प्रोसेस आती है रेटिंग। तो रेटिंग सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है, तो रेटिंग सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है, तो रेटिंग सबसे ज्यादा जूट में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, माइक्रो इसमें क्या है, जो हम पानी में जनरली हमारे बंडल्स को, रिबन्स को उसमें रख देते हैं बहते हुए पानी में, जिसके कारण क्या होती है, माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। एरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं, जिसको क्या करते हैं, सीड कोट को लूज कर देते हैं, उसके फाइबर को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और जिसके कारण हम इजीली फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कितने दिन में कंप्लीट होती है, 8 से 30 दिन में कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या है, स्लो मूविंग क्लियर वाटर बेस्ट फॉर गुड रेटिंग। तो जो स्लो मूविंग वाटर है और क्लियर वाटर है वो रेटिंग के लिए वेस्ट है। इसमें होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर रेटिंग। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है रेटिंग के लिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 93 टू 94 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है रेटिंग के लिए। तो आपको इसमें रिबोनिंग याद रखनी है कि रिबोनिंग एंड रेटिंग किसमें होती है, तो रिबोनिंग एंड रेटिंग जूट में होती है। रेटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल प्रोसेस है ये, जिसमें एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। उसके बाद कितने दिन में कंप्लीट होती है, तो 8 से 30 दिन में कंप्लीट होती है। इसमें कौन सा वाटर यूज करते हैं, हम स्लो मूविंग वाटर गुड मानते हैं। और इसमें टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर याद रखना है, 34 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 93 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं टेम्परेचर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी Sir, आपको फिर jute. नेक्स्ट क्लास। हेलो, Sir, what is jute? Grain is also used. हाँ, जूट ग्रेन, हाँ sir. जूट ग्रेन, जूट जो जूट के ग्रेन होंगे वो जूट ग्रेन होते होंगे ना, क्या पूछ रहे हैं आप? No, you told about the grain yield, हाँ हाँ, optimum मतलब time इसमें, of harvest. हाँ. हाँ हाँ, तो वो जो ग्रेन यील्ड, जो हमको हम ग्रेन यील्ड के लिए हम जूट को ग्रो करते हैं, उसमें हम ज्यादा टाइम तक जाते हैं तो हमको एक ग्रेन यील्ड मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन यील्ड बोलते हैं जूट की। हम जब 150 160 दिन तक ग्रो करके रखते हैं ना, तब हमको क्या है, ग्रेन यील्ड मिलती है जूट की, उसी को ही ग्रेन यील्ड बोलते हैं। Okay sir. ठीक है, जनरली हम इसको ग्रेन के लिए बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं, जनरली हम इसको सिर्फ फाइबर के लिए ही यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ जूट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि रेटिंग क्या होती है, रेटिंग में कितना टेम्परेचर होता है, और माइक्रोवेव प्रोसेस है ये। उसके अलावा सिर्फ जूट का साइंटिफिक नेम याद रखना और फैमिली याद रखनी है बस, है ना? ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है? जूट में जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल की एपिजियल? तो जूट में जनरली आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो जूट में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। यदि कॉटन में पूछेंगे कॉटन में कैसे जर्मिनेशन होता है, तो कॉटन में एपीजियल जर्मिनेशन होता है। सारी की सारी खरीफ पल्सेस में एपीजियल होता है, सिर्फ पिजन को छोड़ के। लेकिन रबी पल्सेस में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, सिर्फ राजमा को छोड़कर। ठीक है, और कॉटन में सीड कॉटन और कॉटन सीड दोनों चीजें अच्छे से याद रखिए। कॉटन सीड क्या होता है, सिर्फ कॉटन का सीड ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटन सीड। लेकिन सीड कॉटन क्या होता है, जब कॉटन के साथ सीड होता है तो हम उसको बोलते हैं सीड कॉटन। लेकिन कॉटन सीड क्या होता है, जब सिर्फ अकेला ही सीड रहता है उसको हम बोलते हैं सीड कॉटन। ठीक है, कॉटन सीड, सॉरी, आया समझ में कॉटन सीड और सीड कॉटन क्या होता है? हाँ सर। यस ठीक सर। है, हाँ ठीक है। कॉटन में बस आप 2-3 चीजें याद रखिए थोड़ा सा, सीड कॉटन, कॉटन सीड, उसके अलावा इसके चारों रेसेस, स्पीसीज, उसके अलावा आपको वेराइटी याद रखनी है। एक तो H4 वेराइटी याद रखनी है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वर्लेक्स में याद रखनी है, और इनके पेरेंट भी याद रखने हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का टाइम है।
तो थोड़ा सा इनके पेरेंट्स को भी याद रखना है, इन दोनों वेराइटियों के। उसके बाद जनरली हमारे को ये स्पेयरिंग, फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन, ये 3 स्टेज होती है। तो आपको जनरली अरेंज में आ सकती है कि सबसे पहले क्या होता है। तो पहले स्क्वेयरिंग होती है, जो ब्रांचिंग होती है, जो फ्लावरिंग बर्ड्स ओपन होते हैं, उसको हम स्क्वेयरिंग बोलते हैं, वर्ड का डेवलप होना, वो स्क्वेयरिंग। फिर फ्लावरिंग होती है, फिर बॉल फॉर्मेशन स्टेज होती है। ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेज याद रखनी है। उसके बाद बस जनरली नॉर्मल चीजें हैं, वो याद रखनी है हमको। बाकी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और आपको इसमें हाँ, बीटी कॉटन की सीड रेट याद रखनी है, 1.5 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद अल्ट्रा नेरो स्पेसिंग, 19 into 19 स्पेसिंग, 2,77,000 पौधे जिसमें। ठीक है ना। तो नॉर्मल 2-4 चीजें ही हमको मेनली याद रखनी है, जिसके कारण क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन हम बना सके यदि कोई टफ क्वेश्चन भी आए तो, जिसके कारण हमारे रैंक डायरेक्टली इम्प्रूव हो सके। ठीक है। यस सर। ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म करें। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है।